नमस्ते सर, मेरा नाम आलोक कुमार है। पेपर नेम इंक्लूसिव एजुकेशन, पेपर कोड MCP 203। मेरा कोर्स है मास्टर ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट, सेमेस्टर सेकंड। मेरा टॉपिक है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ कोड्स हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, बिना संचार के रिश्ता सिर्फ 2 लोगों का होता है, ये अज्ञात ने कहा है। नंबर 2, संचार की कला नेतृत्व की भाषा है, ये गिब्स ह्यूम्स ने कहा है। नंबर 3, जिस तरह से हम दूसरों के साथ और स्वयं के साथ संवाद करते हैं वह अंततः हमारी उड़ान की गुणवत्ता निर्धारित करता है। नंबर 4, प्रभावी संप्रेषण सुनने से शुरू होता है, ये रॉबर्ट गेटली ने कहा है। नंबर 5, सबसे महत्वपूर्ण संप्रेषण या सुनना है कि यह नहीं कहा जा सकता है, ये पीटर ड्रकर ने कहा है। नंबर 6, अच्छा संप्रेषण उज्ज्वल भ्रम और स्पष्टता है, ये नेट टर्नर ने कहा है। अब व्हाट इज कम्युनिकेशन, संप्रेषण क्या है? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन विचारों, सोच, राय, ज्ञान और डेटा के आदान प्रदान की प्रक्रिया है ताकि संदेश स्पष्टता और उद्देश्य के साथ प्राप्त और समझा जा सके। जब हम प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों संतुष्ट महसूस करते हैं। संप्रेषण कई रूपों में होता है जिसमें मौखिक और गैर मौखिक, लिखित, दृश्य और सुनना शामिल है। यह व्यक्तिगत रूप से इंटरनेट पर, फोरम, सोशल मीडिया और वेबसाइटों पर, फ़ोन पर, ऐप्स पर, कॉल्स और वीडियो के माध्यम से या मेल द्वारा हो सकता है। कम्युनिकेशन के प्रभावी होने के लिए यह स्पष्ट, सही, पूर्ण, संक्षिप्त और सरल होना चाहिए। हम इन्हें संचार के 5C मानते हैं, हालांकि वे इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप किससे पूछ रहे हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। संप्रेषण प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच विचारों, भावनाओं और समझ का निर्माण या आदान प्रदान है। कार्यस्थल में संबंध बनाने और बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। यह लोगों के बीच होता है, यह व्यवहार में परिवर्तन शामिल है, दूसरों को प्रभावित करने का साधन है। शब्दों और कार्यों के माध्यम से विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति लोगों को नियंत्रित करने और प्रेरित करने के लिए उपकरण है। यह एक सामाजिक और भावनात्मक प्रक्रिया है। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन वेब्स वी कम्युनिकेट? स्पोकन वर्ड है, विजुअल इमेज हैं, बॉडी लैंग्वेज है, रिटन वर्ड हैं, जिनके माध्यम से हम कम्युनिकेशन को समझ सकते हैं और कर सकते हैं। आगे है द कम्युनिकेशन प्रोसेस, संप्रेषण का प्रक्रिया क्या है, कैसे हम संप्रेषण करते हैं। इसमें सेंडर होता है, मीडियम होता है, रिसीवर होता है और फीडबैक या रिस्पांस, जो रिस्पांस देता है सेंडर। संप्रेषण प्रक्रिया की नींव उस व्यक्ति द्वारा रखी जाती है जो संदेश प्रेषित करता है या भेजता है। वह संदेश का प्रेषक होता है जो एक विचार, एक चित्र, प्रतीक, रिपोर्ट या एक आदेश और मुद्राएं और हाव भाव, यहाँ तक कि एक क्षणिक मुस्कान भी हो सकता है। इसलिए प्रेषक उस संदेश का आरंभकर्ता होता है जिसे प्रेषित किया जाना है। विचार, सूचना आदि उत्पन्न करने के बाद प्रेषक इसे इस तरह से इनकोड करता है कि प्राप्तकर्ता इसे अच्छी तरह से समझ सके। आगे है मैसेज। मैसेज को शब्दों द्वारा व्यक्त की गई जानकारी के रूप में संदर्भित किया जाता है, जैसे कि भाषण और लिखित रूप में संकेत, चित्र या प्रतीक जो स्थिति और भेजी जाने वाली
जानकारी के प्रकृति और महत्व पर निर्भर करते हैं। संदेश संचार का दिल है। यह वह सामग्री है जिसे प्रेषक प्राप्तकर्ता को बताना चाहता है। यह मौखिक, लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है, या गैर मौखिक यानी चित्रात्मक या प्रतीकात्मक आदि हो सकता है। इनकोडिंग। इनकोडिंग लक्षित संदेश को उचित माध्यम में डालना है, जो स्थिति, समय, स्थान और भेजे जाने वाले संदेश की प्रकृति के आधार पर मौखिक या गैर मौखिक हो सकता है। प्रेषक संदेश को प्रतीकों, चित्रों एवं शब्दों की एक श्रृंखला में डालता है, जिसे इच्छित प्राप्तकर्ता को संप्रेषित किया जाएगा। संचार प्रक्रिया में एन्कोडिंग एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि गलत और अनुचित एन्कोडिंग संचार प्रक्रिया के वास्तविक इरादे को हरा सकते हैं। आगे है चैनल। चैनल से तात्पर्य उस तरीके या मोड से है जिसके माध्यम से संदेश प्रवाहित होता है या प्रसारित होता है। संदेश एक चैनल पर प्रसारित होता है जो प्रेषक को प्राप्तकर्ता से जोड़ता है। संदेश मौखिक या लिखित हो सकता है और इसे ज्ञापन, कंप्यूटर, टेलीफोन, सेलफोन, ऐप या टेलीविज़न के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है। चूँकि प्रत्येक चैनल के अपने फायदे और नुकसान हैं, इसलिए प्रभावी संप्रेषण के लिए चैनल का उचित चयन करना सर्वोपरि है। फिर है प्राप्तकर्ता, रिसीवर। प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति या समूह होता है जिसके लिए संदेश होता है। वह श्रोता, पाठक या दर्शक हो सकता है। प्राप्तकर्ता की ओर से कोई भी लापरवाही संचार को या संप्रेषण को अप्रभावी बना सकती है। प्राप्तकर्ता को भेजे गए संदेश को सर्वोत्तम संभव तरीके से समझने की आवश्यकता होती है, ताकि कम्युनिकेशन का सही उद्देश्य प्राप्त हो सके। प्राप्तकर्ता संदेश को किस हद तक डिकोड करता है, यह संदेश के विषय वस्तु के बारे में उसके ज्ञान, अनुभव, विश्वास और प्रेषक के साथ संबंध पर निर्भर करता है। डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब है भेजे गए संदेश को समझने योग्य भाषा में बदलना या उसकी व्याख्या करना। इसका सीधा सा मतलब है संदेश को समझना। संदेश प्राप्त करने के बाद प्राप्तकर्ता उसकी व्याख्या करता है और उसे सर्वोत्तम संभव तरीके से समझने की कोशिश करता है। लास्ट है फीडबैक। प्रतिक्रिया या फीडबैक कम्युनिकेशन प्रक्रिया का अंतिम पहलू है। यह प्रेषक द्वारा उसे भेजे गए संदेश के प्रति प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को संदर्भित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिक्रिया आवश्यक है कि संदेश को प्रभावी ढंग से एनकोड या भेजा, डिकोड और समझा गया है। अब है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं। एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन और मीडिएटेड कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे पहले आता है ओरल कम्युनिकेशन, जिसको मौखिक संचार या संप्रेषण बोलते हैं। पहला है जिसमें आप किसी व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनते हैं और उसका मतलब समझते हैं। नंबर 1 हुआ। नंबर 2, यह वास्तविक समय में होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ। ये व्यक्तिगत रूप से आमने सामने होता है, भाषण द्वारा होता है, इसकी प्रस्तुतियाँ होती हैं, घोषणाएँ होती हैं। फिर है रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें आप उनका अर्थ पढ़ते हैं। संदेश जो कागज़ पर छपे हों, हस्तलिखित हों या स्क्रीन पर दिखाई देते हों, लंबे समय में बनाए जा सकते हैं। प्रेषक एक संदेश लिख सकता है जिसे प्राप्तकर्ता किसी भी समय पढ़ सकता है। इसका उदाहरण है ज्ञापन, प्रस्ताव, ईमेल, पत्र, प्रशिक्षण मैनुअल, समाचार
पत्र। फिर है मीडिएटेड कम्युनिकेशन, सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा किया जाने वाला कम्युनिकेशन, और इसे आमने सामने कम्युनिकेशन से अलग किया जा सकता है। मौखिक और अशाब्दिक दोनों संचार हो सकते हैं। उदाहरण वर्ल्ड वाइड वेब, जो टाइप किया हुआ और टेक्स्ट या वीडियो फॉर्म में हो सकता है। फिर है वेब कास्ट, फिर है ऑनलाइन इंटरेक्टिव मीडिया, जिसमें आ गए फेसबुक, ट्विटर, फिर है टेलीविज़न प्रसारण, फिर है रेडियो प्रसारण, फिर है टेलीफोन वार्तालाप। वर्बल कम्युनिकेशन के बाद है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पहला पॉइंट है इन विच यू ऑब्जर्व ए पर्सन एंड अंडरस्टैंड मीनिंग। इसमें एग्जाम्पल्स हैं कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, जिसमें पहला है बॉडी लैंग्वेज, कि हम अपने बॉडी लैंग्वेज से मतलब बॉडी लैंग्वेज से भी बातचीत कर सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं। आई कांटेक्ट के माध्यम से भी संप्रेषण होता है, और फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। पोस्चर के माध्यम से भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, और स्पेशल डिस्टेंस के माध्यम से भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 7C का इस्तेमाल या यूज किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 कंप्लीटनेस, नंबर 2 कॉन्शियसनेस, नंबर 3 कंसिडरेशन, नंबर 4 क्लैरिटी, नंबर 5 कंक्रीटनेस, नंबर 6 कॉर्टसी, नंबर 7 करेक्टनेस। कंप्लीटनेस या पूर्णतया। कंप्लीटनेस संचार या संप्रेषण के प्रभावी होने के लिए संदेश में दी गई जानकारी पूरी होनी चाहिए। प्रेषक को प्राप्तकर्ता की मानसिकता को ध्यान में रखना चाहिए और उसी के अनुसार संदेश देना चाहिए। पूर्ण कम्युनिकेशन संगठन की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। पूर्ण जानकारी बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है, क्योंकि यह सभी वांछित और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। पूर्ण सूचना श्रोताओं को राजी करती है। दूसरा है सेकंड कॉन्सियसनेस, जिसको हिंदी में संक्षिप्तता कहते हैं। संक्षिप्तता का अर्थ है कि आप जो कहना चाहते हैं उसे कम से कम शब्दों में व्यक्त करना। प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए संक्षिप्तता का एक आवश्यकता है। संक्षिप्त कम्युनिकेशन सीमित शब्दों में संक्षिप्त और आवश्यक संदेश प्रदान करता है। संक्षिप्त संदेश प्रकृति में दोहराव नहीं होते हैं। थर्ड है कंसिडरेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए दर्शकों के दृष्टिकोण, पृष्ठभूमि, मानसिकता, शैक्षिक स्तर आदि को ध्यान में रखना चाहिए। विचार का अर्थ है दूसरों के स्थान पर कदम रखना। प्रभावी संप्रेषण प्राप्त करने के लिए दर्शकों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं पर विचार करें। अगला है क्लैरिटी। स्पष्टता का अर्थ है किसी विशिष्ट लक्ष्य या उद्देश्य पर जोर देना, बजाय आसानी से उससे दूर जाने की कोशिश करना। स्पष्टता संदेश को आसानी से समझने में मदद करती है। विचारों की पूर्ण स्पष्टता संदेश के अर्थ को बढ़ाती है। पांचवा है कंक्रीटनेस। ठोस संप्रेषण का तात्पर्य स्पष्ट और सामान्य होने के बजाय विशिष्ट और स्पष्ट होना चाहिए। ठोस संप्रेषण आत्मविश्वास का अच्छा स्तर दर्शाता है। संगठन की प्रतिष्ठा को मजबूत करने के लिए ठोस जानकारी आवश्यक है। अगला है छठा नंबर कॉर्टसी। शिष्टाचार का अर्थ है विनम्र, दयालु, विवेकपूर्ण, उत्साही और आश्वस्त होना चाहिए।
शिष्टाचार प्रभावी संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। शिष्टाचार संदेश भेजने वाले की प्रकृति और चरित्र को दर्शाता है। शिष्टाचार स्वभाव से बिल्कुल भी पक्षपातपूर्ण नहीं होता है। नंबर 7 करेक्टनेस होता है। तो कम्युनिकेशन में शुद्धता का तात्पर्य है कि संदेश के माध्यम से ही सही जानकारी दी जाए। सही कम्युनिकेशन से प्रेषक का आत्मविश्वास बढ़ता है। सही जानकारी का श्रोताओं पर अधिक प्रभाव पड़ता है। व्याकरण संबंधी त्रुटियों से मुक्त और उचित और सही भाषा का उपयोग होना चाहिए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स प्रभावी संप्रेषण की कुछ कौशल हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है ऑब्जर्वेंस, दूसरा है क्लैरिटी एंड ब्रेविटी, तीसरा है लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, चौथा है इमोशनल इंटेलिजेंस, फिफ्थ है सेल्फ इफिशिएंसी, सिक्स्थ है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेवन्थ है रिस्पेक्टफुलनेस, एट्थ है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नाइन्थ है सिलेक्शन ऑफ द राइट मीडियम, टेंथ है प्रोवाइडिंग फीडबैक। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। नंबर 1 ऑब्जर्वेंस। ज्ञान और जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में तीक्ष्ण अवलोकन कौशल होना आवश्यक है। स्पष्टता और संक्षिप्तता। संदेश सरल शब्दों में तैयार किया जाना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए तथा प्राप्तकर्ता पर वांछित प्रभाव डालना चाहिए। सुनना और समझना सबसे महत्वपूर्ण कौशल जो किसी व्यक्ति के पास हो सकता है वह है एक अच्छा, चौकस और धैर्यवान श्रोता होना चाहिए। उसे संदेश को अच्छी तरह से समझने और व्याख्या करने में सक्षम होना चाहिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता। एक व्यक्ति को भावनात्मक रूप से जागरूक होना चाहिए और दूसरों को भीतर से प्रभावित करने में सक्षम होना चाहिए। आत्म प्रभावकारिता। साथ ही उसे संचार के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा होना चाहिए। आगे है सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास। संचार कौशल में से एक होने के नाते आत्मविश्वास दिए जा रहे हैं संदेश की सार्थकता को बढ़ाता है। अगला है सम्मानहीन। संदेश को विनम्रता से देना और प्राप्तकर्ता के मूल्यों, विश्वासों और विचारों का सम्मान करना प्रभावी संप्रेषण का सार है। अगला है गैर मौखिक संचार या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। प्राप्तकर्ता के साथ बेहतर ढंग से जुड़ने के लिए प्रेषक को गैर मौखिक संचार चैनलों को भी शामिल करना चाहिए। इसमें हाव भाव, चेहरे के भाव, आँखों का संपर्क, मुद्राएं आदि शामिल हैं। फिर है सेलेक्टिंग ऑफ द राइट मीडियम, सही माध्यम का चयन। संचार के लिए सही माध्यम का चयन करना भी एक कौशल है। स्थिति, संदेश की प्राथमिकता, प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण आदि के अनुसार उपयुक्त माध्यम का चयन करना आवश्यक है। अब व्हाट इज लिसनिंग? लिसनिंग क्या है? सुनना मस्तिष्क द्वारा शब्दों और वाक्यों के अर्थ को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। सुनने से तथ्यों और विचारों को समझने में मदद मिलती है। लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स में एक्टिव लिसनिंग होती हैं। इसमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहली है रिस्पॉन्डिंग, दूसरी है पैराफ्रेजिंग, थर्ड है आस्किंग क्वेश्चन फॉर क्लैरिफिकेशन, फोर्थ है मिररिंग,
the other person language. Tips for inclusive communication in the classroom. समावेशी कक्षा में संप्रेषण किस प्रकार से होना चाहिए, उसके कुछ टिप्स हैं जो इस प्रकार हैं। समावेशी संप्रेषण का विचार इस समझ से आता है कि लोग अलग अलग तरीके से संवाद करते हैं और इन अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न तकनीकों की ज़रूरत होती है कक्षा में, और साथ ही रोज़मर्रा की स्थितियों में समावेशी कम्युनिकेशन तकनीकों का उपयोग करने से छात्रों और अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक और प्रभावी संप्रेषण की संभावना बढ़ जाती है। इसमें आगे है, निम्नलिखित युक्तियों आपको कक्षा में अधिक समावेशी तरीके से संवाद करने में मदद कर सकती हैं। द फॉलोइंग टिप्स कैन हेल्प यू टू कम्युनिकेट इन ए मोर इंक्लूसिव वे इन द क्लासरूम। फर्स्ट है, छात्र के सहायक या माता पिता के बजाय सीधे देखें और उनसे बात करें। समूह से बात करते समय अपने छात्रों का सामना करें और अपने हाथों को अपने चेहरे के सामने न रखने का प्रयास करें। दूसरा है, धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से बोलें और छोटे वाक्यों का उपयोग करने का प्रयास करें। अपने छात्रों से पूछें कि क्या आप उनके लिए बहुत तेज़ बोल रहे हैं। नंबर थर्ड, बैकग्राउंड शोर या संगीत को कम या बंद कर दें। फोर्थ, सुनिश्चित करें कि चर्चा के दौरान एक समय में केवल एक ही व्यक्ति बोले। अगला है, सीखने की अक्षमता वाले कुछ छात्र आवाज़ के लहजे, चेहरे के भाव और हाव भाव को गलत समझ सकते हैं। जो छात्र अंग्रेजी सीख रहे हैं वे अलग अलग संस्कृतियों से भी आ सकते हैं जहां हाव भाव का अलग अर्थ होता है। जब आपको कक्षा को यह बताने की आवश्यकता हो कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो अपनी शारीरिक भाषा को सुदृढ़ करने के लिए शब्दों का उपयोग करें। नेक्स्ट है, चित्रों, वस्तुओं, गतिज गतिविधियों और शिक्षण के अन्य तरीकों का उपयोग करें जो सभी इंद्रियों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, अपने छात्रों को यह बताने के लिए कि कोई चीज़ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है वही वाक्यांश, आवाज़ का लहजा और हाव भाव का उपयोग करें। नेक्स्ट, छात्रों को अपनी कक्षाओं का ऑडियो रिकॉर्ड करने का सुझाव दें। भाषा संबंधी कठिनाइयों वाले कई छात्रों के लिए शब्दों को कई बार सुनना मददगार हो सकता है। नेक्स्ट है, दृश्यात्मक रूप से प्रस्तुत की गई जानकारी को जोर से पढ़ें। मौखिक और लिखित दोनों तरह से निर्देश दें। नेक्स्ट है, धैर्य रखें और छात्रों को यह समझने के लिए पर्याप्त समय दें कि आपने क्या कहा है और उत्तर कैसे दें। साथ ही उन्हें अपने वाक्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दें। नेक्स्ट है, लचीले रहें। अगर एक संचार या संप्रेषण तकनीक का काम नहीं करती है तो दूसरी कोशिश करें। इस टॉपिक का कंक्लूजन, जीवन के हर क्षेत्र में संचार का बहुत महत्व है। संप्रेषण किसी भी संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान है। कम्युनिकेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना और समझ पहुंचाने की प्रक्रिया है। स्कूल, कॉलेज और घर तथा विभिन्न स्थानों पर अधिकतम लाभ प्रदान करने में कम्युनिकेशन बहुत सहायक होता है। इस प्रकार कम्युनिकेशन विशेष बच्चों के अध्ययन, नौकरी और शिक्षण जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थैंक यू।